नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। फिर से आपके सामने एक बार रूबरू होने का मौका मिला है। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ज़्यादा ही व्यस्त था और देखो, जब तक कोई डेट नहीं आ जाती है तब तक पढ़ने का मन भी नहीं करता है, न ही पढ़ाने का मन करता है कि किस चीज़ की मैं तैयारी कराऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आता। अब मैं एक चीज़ में आपके लिए ओनली एंड ओनली एक ही चीज़ पर हम फोकस करेंगे। वो क्या है? उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको यूपी पीईटी के नाम से जानते हैं। यूपी पीईटी के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग पेट कहते हैं। कोई कहता है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, कोई कहता है कि ये फालतू की चीज़ है। तो जो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये रामायण वही त्रेता युग की बात ही नहीं है। ये आप अभी भी, जैसे आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं ठीक है, सिलेक्टेड हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें बताएंगे, तो आपको हम उसी नज़र से नज़र आएंगे। अगर आप सोचेंगे अरे यार ये क्या पढ़ाएंगे, जॉब से फुर्सत पाएंगे तभी तो पढ़ाएंगे, इनको कितना हम फॉलो करें, कितना हमको फ़ायदा मिल जाएगा, तो उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तब कहीं ना कहीं आपका घाटा हो जाएगा। और हमारी जो नज़र है वो आपके मन में वही बन जाएगी, हमारी जो छवि है वो आपकी नज़र में वही बन जाएगी कि हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, इस तरह वाली, बिल्कुल एब्सोल्यूट वाली नहीं कि नहीं हाँ सिलेक्टेड हैं, कई एग्ज़ाम्स दिए हैं, वीडियो की तैयारी कराया है, तो इसमें भी बढ़िया से मेहनत करके तैयारी कराएंगे और हमें गाइडेंस देंगे। तो ये वही चीज़ है, मैं इस पे ये बात कर रहा हूँ। आप मुझ पे मत आइएगा कि मैं अपनी बात उससे कनेक्ट कर रहा हूँ, जाकी रही भावना जैसी। वो तो मैंने एक फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। लेकिन यूपी पेट मानो तो देव, नहीं तो पत्थर है ही। तो उसी के साथ, मतलब उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले बात तो हम ये कर लें कि ये है क्या। तो क्या कि है क्या, आखिर ये है क्या। तो सबसे पहली हमारी इस पे चर्चा होगी आराम से। बिल्कुल देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपके पास धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ आज के यूथ में पेशेंस या धैर्य नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। किसी भी चीज़ में हो, ना तो पढ़ाई में अपना पेशेंस दिखाते हैं, ना किसी के साथ रिलेशन में अपना पेशेंस दिखाते हैं, और ना ही कोई वीडियो देखने में पेशेंस दिखाते हैं। शॉर्ट जो आजकल चल रहा है स्क्रॉल करने वाला, उसी के हिसाब से ये सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें हों। शॉर्ट देखते देखते माइंड मेकअप हमारा बिल्कुल उसी तरह से हो गया है। इसी तरह से इसीलिए आपका मन भी नहीं लगता है पढ़ने में। कोई भी वीडियो आप उठाएंगे, अगर 1 घंटे का वीडियो होगा स्टडी से रिलेटेड, तो उसे आप देखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड मेकअप बना हुआ है कि हमें 30 सेकंड या 60 सेकंड में मेरे जो दिल को खुशी पहुंचाती वो चीज़ें मिल जाएंगी, और ये चीज़ें स्टडी वाली वीडियो में नहीं रहती हैं, इसलिए आप नहीं झेल पाती हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि है क्या, तो आराम आराम से मैं बताऊँगा। इसमें आप, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप देखेंगे, नहीं टाइम होगा तो हमारे कहने से थोड़ी देखेंगे, आपके काम की चीज़ होगी तो ज़रूर देखेंगे। तो है क्या, इसको कहते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रारंभिक, प्रा लिख दिया तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। ये हर साल आयोजित की जाती है। किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो यूपी SSSC, ट्रिपल मतलब 3 बार एस है और सी, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो ये कराती है। कब से कराती है? तो ये 2021 से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले 2021 में हुआ। इस बार ये तीसरा पेट है, मतलब ये पेट 2023 के नाम से जाना जाएगा। पीईटी 2023 के नाम से जाना जाएगा। इस बार कुल कितने आवेदन हुए हैं? तो इस बार कुल 37.5 लाख से ज़्यादा आवेदन है। मतलब ओवरऑल मान लीजिए कि 40 लाख आवेदन हैं। 40 लाख आवेदन हैं। पिछली बार 35 लाख आवेदन थे, इस बार 40 लाख आवेदन है। इससे प्लस ही है, इतना आप जान लीजिए। ये मैं पिछले दिनों का डाटा बता रहा हूँ, शायद 5-6 दिन पहले का, तब ये 37.5 लाख था। तो
ये क्यों ज़रूरी है क्या? तो है ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। देखो, उत्तर प्रदेश में जो भी विभाग हैं, उन विभाग में जो भी पद हैं उन पदों पे भर्ती हेतु, जैसे पद रिक्त होते हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया, 60 साल पूरे हो गए, रिटायर होते हैं तो पद रिक्त हो जाते हैं, तब अधियाचन जाता है कि हमारे विभाग में, कहाँ अधियाचन जाता है? यहाँ पे UPSSC के पास, चयन आयोग के पास जाता है कि हमारे विभाग में इतने पद रिक्त हैं, आप इतने कैंडिडेट सिलेक्ट करके हमें दीजिए। सोचो, इतने कैंडिडेट सिलेक्ट करके दीजिए। तो किस तरह से ये UPSSC आयोग 2000 ग्रेड पे से लेकर 2000 ग्रेड पे से लेकर 4200 ग्रेड पे तक, मतलब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? 2000 ग्रेड पे, फिर आता है 2400 ग्रेड पे, फिर आता है 2800 ग्रेड पे। इन 4 तरह की जॉब्स, जो पोस्ट हैं, उनके लिए भर्ती निकालता है, परीक्षा आयोजित करता है इन पर, और ये ग्रुप सी की जॉब कहलाती है। ग्रुप सी की जॉब कहलाती है। इससे नीचे 1900 ग्रेड पे और 1800 ग्रेड पे ये ग्रुप डी में आती हैं, काउंट होती हैं। तो सी और डी का उत्तरदायित्व, जो सी एंड डी है, इसका उत्तरदायित्व किसके पास है, किसकी जिम्मेदारी है कि इसमें वैकेंसी जो हैं उनकी जो परीक्षा कराए और सिलेक्ट जो कैंडिडेट है आयोग विभाग को भेजे, तो किसकी जिम्मेदारी है? UPSSC आयोग की जिम्मेदारी है। 4200 ग्रेड पे के ऊपर, 4600 से मतलब ऊपर, तो 4600 से ऊपर अपर PCS की जिम्मेदारी है कि वो भर्ती करे। तो इनकी जैसे 2000 ग्रेड पे में कौन हुआ? 2000 ग्रेड पे में हो गए वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया। ऐसे 2400 ग्रेड पे में जैसे लेबोरेटरी, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में है, लैब असिस्टेंट हो गए इसमें। 2800 ग्रेड पे में टेक्निकल असिस्टेंट, जो AGTA वाले थे, वो आ जाते हैं 2800 ग्रेड पे। 4200 में हम लोग आते हैं, और सप्लाई इंस्पेक्टर आते हैं, मार्केटिंग इंस्पेक्टर आते हैं। तो 4200 ग्रेड पे 2000 से स्टार्ट करके 4200। मैं आपको बताऊं कि मेरा सिलेक्शन 2000 ग्रेड पे पर भी हुआ था, वीडियो में हुआ था, चकबंदी लेखपाल में हुआ था, लेखपाल, और जो आज तक 5 बार जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती निकली है 2015 से लेकर जूनियर असिस्टेंट, इनके सभी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई मैंने किया। तो 2000 ग्रेड पर जो सबसे निम्नतम था उसमें भी हुआ मेरा सिलेक्शन, और फाइनली सिलेक्टेड मैं इसमें हूँ 4200 ग्रेड पे पर। तो साइंटिफिक असिस्टेंट हूँ, फोरेंसिक में मेरा दोनों में चयन हुआ। तो है क्या? ये एक परीक्षा UPSSC द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो फिल्टर लगाने का काम करता है वो है। इसके तहत जैसे फॉर्म डाल दिए 40 लाख लोग, 40 लाख लोग योग्य तो पाएंगे नहीं पाए जाएंगे योग्य। भर्ती है हमारे पास 450 पदों की, फॉर्म डाल दिया है, 40 लाख लोग डाले हैं, बताओ क्या रेशियो होगा इनका। तब क्या करता है, ये एक मेंस करा लेता है। ये तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है कि जिस तरह से आपको इसमें पेट में आवेदन करने के लिए योग्यता क्या है, तो पेट की योग्यता क्या है? पेट की योग्यता है 10th, मिनिमम 10th है, मैक्सिमम आप चाहे जितना आधारित करते हो कोई बात नहीं, तो 10th है। तो जिस तरह से पेट में फॉर्म डालने के लिए आपके पास 10th पास होना आपके पास ज़रूरी है, आपको ज़रूरी है कि 10th आप पास हों, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में किसी भी भर्ती के लिए आवेदन जब आप करेंगे तो उस आवेदन के लिए क्या होगा, आपको पेट पास करना ज़रूरी होगा। पेट में आपको पास करना ज़रूरी होगा और 0 अंक से ज़्यादा होना ज़रूरी है। 0 अंक कहोगे तो बहुत अच्छा है, 0 अंक, ये इनका कहना है कि 0 अंक से ज़्यादा होना चाहिए। 0 वालों की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू यहाँ पे आपको जान लीजिए कि 75 नंबर वालों से नीचे की भी नहीं है। लेकिन अब ये क्यों कह दें नहीं है, बाद में तो मेरिट निकाल देते हैं, 0 है तो 0 मतलब आप कुछ नहीं है। लेकिन 100 में से हाईएस्ट मेरिट वाले सिलेक्ट होते किसी भी पोस्ट के लिए। अभी मैं चर्चा करूँगा किस तरह से आप 75 नंबर आसानी से ला सकती हैं, आराम से। तो क्या है,
पेट है क्या? तो पेट एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो UPSSC आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। किन पोस्ट के लिए आयोजित की जाती है, उन पोस्ट के बारे में बात कर लिया। उन लगे हाथ मैंने ये भी बता दिया कि मेरा सिलेक्शन जो सबसे न्यूनतम 2000 ग्रेड पे था, तो उस पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, 3 पोस्ट पे हुआ था लगभग, और 5 और 2 7 बार इसमें सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद 4200 ग्रेड पे पर साइंटिफिक असिस्टेंट फोरेंसिक में हुआ था। इसके बाद 2019 में जो लोअर PCSI थी उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अंततः नहीं हुआ। क्योंकि नहीं हुआ, मुझे ये मिल गया तो कोई गम भी नहीं है कि नहीं हुआ, सेम ग्रेड पेपर था, तो इधर हम सिलेक्ट हो गए। मेंस वेंस उसके दिए थे, लेकिन फाइनल बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई थी, नहीं हो पाया था। तो ये हो गया। कितने लोग आवेदन किए हैं? 40 लाख प्लस लोग आवेदन किए हैं। कब तक ये वैलिड है? हाँ, अगली बात हम करेंगे, योग्यता की बात कर लिया कि पेट की योग्यता क्या है, 10th प्लस है। 10th आपको पास होना ज़रूरी है। हम बात इसमें क्या करने हैं, बात अब ये हम भूमिका बांध रहे हैं, बात हमें करनी है कि किस तरह से हमें 75 प्लस नंबर हमें लाना चाहिए। ज़रूरी क्यों है पेट को पास करना? तो वो भी मैंने बता दिया कि जिस तरह से पेट में आवेदन करने के लिए आपको 10th पास करना ज़रूरी है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में किसी भी विभाग की भर्ती के लिए आपको पेट में अपीयर्ड होना ज़रूरी है। क्योंकि आपके नंबर 0 से ज़्यादा होंगे तभी आप एक वैलिड जो कैंडिडेट हैं वो माने जाएंगे। पेट की योग्यता भी हो गई, क्या है ये हो गया। बात करते हैं अब इसमें, अगला हम इसमें क्या बात करते हैं, इसमें बात कर लेते हैं जैसे कि क्या आप बात करें, अब बात करें कि क्या हम पढ़ें जो हमारे नंबर कितने आ जाएं, हमारे नंबर आ जाएं 75 प्लस हैं। 75 प्लस होंगे तभी हम सिलेक्टेड माने जाएंगे, और अपने आप को तभी आप कहिएगा कि नहीं मैं सिलेक्टेड हूँ। तो हाँ, इसमें जैसे आपने नंबर मान लीजिए 75 नंबर आपके पास आ गए, 75 से 80 के बीच नंबर आपके हैं, तो क्या होगा? तब ये होगा कि जून, ये 2023 के लिए है, तो जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक जो भी भर्ती निकलेंगी UPSSC आयोग द्वारा, किसके द्वारा? UPSSC आयोग द्वारा जो भी भर्ती निकलेंगी उनमें आपको क्या, आपके वैलिड नंबर होने चाहिए, यूपी पेट में अपीयर्ड होना चाहिए। तब जैसे मान लो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती निकली, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए सबसे पहली योग्यता, जो भी पहली योग्यता है वो क्या है? सबसे पहली योग्यता आपको पेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। पेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। बहुत टैलेंटेड हैं आप, आपने पेट का फॉर्म नहीं डाला है, पेट में आप अपीयर नहीं हुए हैं, तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे आप भर्ती नहीं देख सकते। तो ये इसका जो पेट की महत्व है, पेट का महत्व है वो ये है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा अगला वैलिड हो गया कि कब तक ये वैलिड रहेगा, तो जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक जो भी भर्ती आएंगी उसमें आपसे बस यही मांगा जाएगा कि आप क्या हो, पेट में अपीयर्ड हों और आपके अच्छे नंबर हों। अच्छे नंबर वाला मैटर तो बाद में होता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेट में अपीयर्ड होना चाहिए। अच्छे नंबर वाला तो सबसे लास्ट में प्रोसेस होता है, फॉर्म डला लेते हैं फिर होता है। बात करेंगे हम कि किस तरह से, पॉइंट हमारा नंबर 1 पॉइंट हमारा कि किस तरह से हम 75 प्लस नंबर लाएं, किस तरह से पढ़ें कि हमारे नंबर, अब ये तो हो ही गया, हमारे नंबर 75 प्लस आए। तो उसके लिए मैं आपको सीधा सीधा एक बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस में हमारे क्या दिया हुआ है, तो हम इधर पहले अपना लिखते हैं सिलेबस। अब सिलेबस मैंने पहले भी समझा दिया है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस समझा दिया है। इसमें मैं सिलेबस का मार्किंग मैं आपको बताता हूँ कि किस सिलेबस से, जैसे किस सब्जेक्ट से कितने नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें कितने नंबर प्रश्न करना है, कितने नंबर के हमें अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं हिंदी।
हिंदी। मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि हिंदी को हम इंग्लिश में क्यों लिखते हैं, तो हिंदी। हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है कि मातृभाषा है? तो हिंदी हमारी ना तो राष्ट्रभाषा है और ना ही मातृभाषा है, हम कह देते हैं, लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा मतलब क्या होता है, ऐसी भाषा जो सरकार के कामकाज की भाषा है, वही राजभाषा है। तो हिंदी में 5 नंबर आपके आएंगे वोकैब से, 5 नंबर कहाँ से, शब्दकोश से। शब्दकोश और कुछ सिलेबस मैंने बताया है, अब मैं क्या करूँ, 1 मिनट आप रुकिए, मैं सिलेबस आपको समझा रहा हूँ। ये मैंने सिलेबस निकाला था, आप लोग पढ़ते हैं तब भी आपके पास ये सिलेबस नहीं होगा, लेकिन मैं बताऊँ। हाँ, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में 5 नंबर आपका आएगा संधि, विलोम शब्द, और उसके बाद संधि के बाद विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, सम, श्रुत, भिन्नात्मक या भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ जैसे अधि जल गगरी छलकत जाए, और नाच ना होए आंगन टेढ़ा, आम के आम गुठलियों दाम, सामान्य अशुद्धियाँ जिसको वर्तनी भी कह सकते हैं आप, लेखक और रचनाएं, गद्यों पद्य। आप अगर ध्यान से देखेंगे, हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, इनके सारे के सारे लिंग को छोड़कर बाकी हर टॉपिक के वीडियो हमने बना के डाल दिया है। और ये ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा की जब मैं तैयारी कर रहा था निःशुल्क, तभी मैंने डाल दिया था। आप फिर 5 नंबर तो शब्द आएंगे, शब्दकोश, और इसको आप सिलेबस से आप जाके देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। देखो हिंदी का सिलेबस क्या क्या है, आ रहा होगा। तो ये हिंदी का सिलेबस है 5 नंबर का। फिर आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे 10 नंबर के, 10 नंबर के 2 गद्यांश, उनका विश्लेषण करना, व्याख्या करना है, इजी होता है। तो टोटल हिंदी कितने की रहेगी, हिंदी रहेगी 15 नंबर की। अब इस तरह से मैं समझा रहा हूँ। फिर जीएस, हिंदी के बाद क्या, जीएस। जीएस में देखो कई पार्टीशन है, मैं सबकी अलग अलग बताता हूँ और फिर सबको एक में बताऊंगा। जीएस में देखो भारतीय इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ पे भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास कितने नंबर का है, ये भी 5 नंबर का है। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन इसमें कितने नंबर के आएंगे, इसमें 5 नंबर के आएंगे प्रश्न। फिर है भूगोल से कितने नंबर के आएंगे, तो भूगोल से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, भूगोल, भूगोल से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से भी 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, मतलब 5 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। फिर अर्थव्यवस्था के क्या है, भारतीय संविधान, जिसको पॉलिटी कहते हैं, भारतीय संविधान, इसमें भी कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। और इसके बाद भारतीय संविधान के बाद एक सामान्य विज्ञान, जिसकी हमने सीरीज शुरू किया है, टॉप 500 क्वेश्चंस में रटाऊंगा। सामान्य विज्ञान, इसमें कितने नंबर के, ये भी 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। और इसके साथ ही साथ सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता, इनका 10-12 टॉपिक अलग से हैं इनके अंदर, सामान्य जागरूकता के अंदर। जैसे भारत के पड़ोसी देश, मैं आपको बता दूं सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है ये सब। विश्व संगठन व उनके मुख्यालय, ये नहीं पढ़ा है, इसको मैं बताऊंगा। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, ये भी मैंने बताया है।
भारत एवं विश्व के खेल, ये नहीं बताया है। भारतीय अनुसंधान संगठन और प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, ये हमने बताया है ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में। इतने टॉपिक हैं, 10 नंबर के ये रहेंगे। सामान्य जागरूकता कितने नंबर का? 10 नंबर का। कितना हो गया? 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 30, 10, 40। तो जीएस हमारा टोटल कितने नंबर का आएगा? ये आएगा 40 नंबर का। इतना हो गया। फिर जीएस के बाद आएगा इंग्लिश और रीजनिंग, 5-5 नंबर के इंग्लिश और रीजनिंग। तो मैं थोड़ा इसको हटा के ऊपर लिख देता हूँ ताकि अभी इसको जोड़ने में सही से हमारा आ जाए। तो जोड़ने में सही से आ जाए। इंग्लिश, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश प्लस रीजनिंग, ये दोनों 5-5 नंबर के आएंगे। तो इनको हम टोटल लिख लेते हैं 10 नंबर की। और फिर हमारा एक और है जो बादशाह है, बादशाहों का बादशाह, मैथ में देखो 2 पार्ट में आएगा। 2 तो इसमें आएंगे DI डाटा इंटरप्रिटेशन, DI, और एक आएगा अर्थमेटिक, जिसको हम कहते हैं क्या? अंकगणित कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकगणित। तो अंकगणित से कौन कौन से चैप्टर आएंगे? हाँ, प्रारंभिक अंकगणित। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टॉपिक हैं। इन्हीं 7 टॉपिक से आएगा। मैं आपको जरा इसको दिखा देता हूँ ताकि आप यहाँ से देखो 7 नंबर पे लिखा हुआ है। ये देखिए, इतने टॉपिक आएंगे। पूर्ण संख्या, भिन्न व तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकीय अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। इतने टॉपिक आएंगे अंकगणित से। हाँ, इतने ही टॉपिक आएंगे अंकगणित से। तो ये कितने नंबर के रहेंगे? ये 5 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पे लिख लो अंकगणित कितना? 5 नंबर। और DI कितने रहेंगे? ये रहेंगे DI 2। DI में 2 ग्राफ और 2 तालिकाएं। 2 ग्राफ, प्रति ग्राफ 5-5 नंबर के, यानी कि 10 नंबर के ये और ये 10 नंबर के। मतलब सबसे ज़्यादा पोर्शन मैथ में कम पढ़ो, ज़्यादा गेन करो। टोटल कितना? ये 25 नंबर का मैथ रहेगा, 25 नंबर का। एक सब्जेक्ट हमारा और छूट गया यहाँ पे, करंट अफेयर्स, CA, सामान्य और क्या कहते हैं इसको? समसामयिकी कहते हैं करंट अफेयर्स को। ये कितने नंबर का रहेगा? ये 10 नंबर का रहेगा। अब मैं थोड़ा मार्जिन इसमें कर लेता हूँ कि किस सब्जेक्ट से हमें कितने नंबर उठाने हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं कर रहा हूँ कि इतना मुझे करना है, बाकी देखते हैं कितना होता है। लेकिन अपना हम रणनीति तो बनाएंगे। बिना हम रणनीति के कोई भी चीज़ नहीं कर सकते जो सफल हो जाए। हाँ, उस स्टेज तक जा सकते हैं, लेकिन रणनीति जब तक सही नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो मैं थोड़ा बहुत तगड़ा वीडियो बन गया, बहुत लंबा वीडियो बन गया है, कोई बात नहीं। आज इस वीडियो को इसी में निपटाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। देखो, इंग्लिश और रीजनिंग। इंग्लिश देखो 5 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न में से मैं जानता हूँ कि जो बहुत अच्छे होंगे तो 5 के 5 कर डालेंगे, जो एवरेज होंगे वो 3 प्रश्न करेंगे ही करेंगे। तो कितना हमें इंग्लिश में लाना है? 3। रीजनिंग में 5 लाना ही लाना है, चाहे बहुत अच्छे हो चाहे घोंचू हो। तो यानी कि हम कितना 10 नंबर में से 8 नंबर हम लेते हैं। कितना? रीजनिंग में 8 नंबर, इंग्लिश और रीजनिंग हो गया। मैथ में किस तरह से आपको 22 मतलब 22 प्लस नंबर लाना है। 22 प्लस नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। देखो, ग्राफ है, ग्राफ अगर नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको क्वालिफाई करना है, उनके लिए नहीं बता रहा हूँ कि जिनको मेला देखने जाना है कि जाओ और फिर लौट आओ, इसलिए नहीं। क्योंकि जिनका मैथ नहीं तैयार है उनका जान लो 25 नंबर वो चले गए, 75 नंबर में वो लड़ेंगे
100 नंबर का होगा। 25 नंबर जिनका मैथ नहीं सही, 25 नंबर चले गए, 75 नंबर में लड़ेंगे। 75 में 20 क्वेश्चन तो गलत करेंगे ही, 55 नंबर उनके सही हुए। अब 55 में 20 का 5 और घटा दो, 50 नंबर पे कुछ नहीं होगा। तो इससे अच्छा है न जाओ पेपर देने, भीड़ न बढ़ाओ, बस पूरा जाम कर देती हूँ। अगर मैथ नहीं सही है तो फिर मत जाना, मैं बता रहा हूँ, भले ही बात बुरी लगे, लेकिन मैथ नहीं सही है तो किस्मत आजमाने मत जाना, ये किस्मत नहीं आजमाने देगा। यहाँ पे आप इस समय बैठे बढ़िया पूरी सब्जी काट रहे होंगे, खा रहे होंगे घर पे, लेकिन अगला बंदा चाय पी कर बंद मक्खन खा करके 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहा है यहाँ लखनऊ में। चाहे लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, कहीं का भी हो, जो डेडिकेटेड पर्सन है, जो डेडिकेटेड कैंडिडेट है, वो इतनी पढ़ाई कर रहा है। तो आप सोचोगे कि नहीं, अरे चलो हो जाए, पता नहीं हो जाए। क्यों पता नहीं हो जाए? ऐसे ही मेरे एक मित्र करते थे कि गलती से अगर भगवान ने ऐसा कर दिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं उनसे कहता था कि देखो, तुम पढ़ो तब तो मैं मानूं कि हाँ ठीक है, नहीं पढ़ते हो तो एक चीज़ ये जानो, ये भगवान है और भगवान से गलती कभी नहीं होता है। तो बहुत हंसने लगते थे इस बात पे। कहते थे तुम चाहते ही नहीं हो मेरा सिलेक्शन हो। नहीं, हम कहे नहीं, हम चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि पढ़ो। तो आपको क्या करना है, इस 25 नंबर मैथ में आपको 22 नंबर लाना है। आप सिलेक्टेड तभी होंगे, जॉब तभी पाएंगे, बाकी चाहे जो हो, जॉब आपको तभी हासिल होगी। हिंदी में 15 नंबर है। 15 में अगर मैं कहूँ कि कितना छोड़ दोगे, तो बता रहा हूँ आपको कितना अटेम्प्ट करना है, आपको 13 नंबर तो लाना ही लाना है। 2 नंबर मैं आपको कह रहा हूँ कि चलो छोड़ दो। बाकी 40 नंबर जीएस से अथाह सागर है। 40 में 40 आप नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूँ चलो 30 नंबर ले आओ, इतना तो ला सकते हो ना। 30 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। करंट अफेयर्स 10 में 10 करंट अफेयर्स नहीं सही होगा, पता नहीं कहाँ का पूछ ले, आपके पढ़ाई के ऊपर है, हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन मैं कहता हूँ 10 में से आपके 7 नंबर आपके होने चाहिए। कितना होगा टोटल, आप कितना अटेंड करेंगे? हमारा टारगेट कितना है, इतना हम करके आएंगे। हमारा टारगेट है 8, 22, 8, 30, 30 और 30, 60 और 20, 80। कितना हो गया? 80। देखो कितने आराम से हो गया। ये जब इस तरह से लिख के लगाओगे तब आपको लगेगा कि नहीं इतने नंबर आएंगे। और इतने नंबर कैसे आएंगे उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए चिंता मत करना। 30, 7, 37, फिर से जोड़ दो, हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गई हो। 30, 7, 37, 37, 13, 50, 50, 22, 72, 72, 8, 80। हम कितना 100 में से कितना हम टारगेट कर लिए? 80 पाना है। 80 लाएंगे, पाना नहीं है, लाएंगे। चाहे मुंह से खून आ जाए लेकिन इतना ला के रहेंगे। और 80 ले आए बेटा ना, ये जान लो कि ब्रह्मा जी ऊपर से आ जाएं तो ही हो सकता है कि ना हो सिलेक्शन आपका। अदरवाइज दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको उत्तर प्रदेश में किसी भी विभाग में नौकरी पाने से रोक सकती है। इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर बताऊंगा कि 80 आएंगे किस तरह से। बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई ज़्यादा तोप थोड़ी है, लेकिन भाई देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं कि पीछे की ओर देखोगे तो अफसोस होगा, पीछे की ओर देखोगे तो अफसोस होगा, सामने की ओर देखोगे तो उम्मीद नज़र आएगी। तो हमें क्या अफसोस करना है कि 2021 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 22 में सिलेक्शन नहीं हुआ, या 20 में सिलेक्शन नहीं हुआ, या हमें उम्मीद अपनी देखनी है कि हाँ हमारा सिलेक्शन कब होगा? हमारा सिलेक्शन होगा 2023 में। ठीक, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे 80 नंबर इसमें आ सकते हैं। किस तरह से हमने हटा दिया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 1-2 नंबर उसमें आपका मार्जिन हो सकता है। 75 नंबर से तो कम इसमें आएंगे नहीं, इस रणनीति से पढ़ेंगे। और ये मान लो कि अगर आपके टेस्ट में 75-80 आ रहे हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आपके 88 प्लस आएंगे नंबर। कम से कम 7-8 नंबर का वहाँ पे मार्जिन हो जाता है, अगर आप सही से जेन्युइनली अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो
पढ़ें कैसे, कि किस तरह से हमारे 80 नंबर हैं। तो सबसे पहले हिंदी के लिए मैं बुक भी सजेस्ट करूँगा, कौन कौन सी बुक लें। फिर देखो हमारी क्या बताएं, मैं जब हिंदी के बारे में कुछ ऐसा सुनता हूँ ना, तो पता नहीं क्यों हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम ही बताओ हिंदी को इंग्लिश लिख रहे हैं। इंग्लिश इतना हावी है। देखो हिंदी को पढ़ने के लिए आपको आदित्य पब्लिकेशंस की बुक ले आना है, बस कुछ नहीं करना है। सामान्य हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन की लाना है, सामान्य हिंदी कौन सा, आदित्य पब्लिकेशन। मैं देखो किसी पब्लिकेशंस की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा है, आदित्य पब्लिकेशंस। ये शायद 120 या 140 की लगभग आएगी, मुझे एग्जैक्ट इसका प्राइस नहीं पता है। हिंदी में इसको आपको पढ़ते रहना, क्योंकि हमारे पास समय कितना है, आज हमारे पास 4 सितंबर है। समय कब कितना है, तो समय है हमारे पास, मान लो अगर अक्टूबर लास्ट में होता है, नवंबर फर्स्ट वीक मानते हैं, तो सीधे सीधे 2 महीना है, मतलब मान के चलो 60 दिन की रणनीति हमें अपनानी है। 60 दिन बिल्कुल डे बाय डे पढ़ना है हमको, सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशंस। फिर क्या करना है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होंगे, मैं कराऊंगा, जैसे क्विज में कराऊंगा, उसको आपको अटेम्प्ट करना है, PDF उसका मिलेगा आपको। और वो आप ना कर पाएँ, अगर आप इंटरेस्टेड ना हो, तो आपको और क्या करना है, आपको करना है कि मैक्सिमम टाइम इसका रिवीजन करना है, इसका ओनली रिवीजन करना है हिंदी। फिर पेट की प्रैक्टिस सेट लाना है, क्या लाना है, PET की प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट इस वीडियो को देख रहे होगे तो कल ही जाके लाना। 3 प्रैक्टिस सेट हमें लाना है, ऑनलाइन में फंसना नहीं है कि ऑनलाइन हम प्रैक्टिस सेट को ही लगाएं तो हमारा काम चल जाएगा। एक घटना चक्र की लाना है, घटना चक्र की, और एक किसकी लाना है, एक लाना रुक्मणी की। देखो इन लोगों ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया कि नहीं आप हमारा वो कर दो, और मैं जानता हूँ करेंगे कि इतने लोग थोड़ी हमसे जुड़े हुए हैं कि नहीं इनका वो हो जाएगा। रुक्मणी, घटना चक्र और रुक्मणी, और तीसरी कौन सी लाना, यूथ पब्लिकेशंस की, यूथ पब्लिकेशंस की। इसमें क्या करना है, जैसे मान लो आप कल लेकर आए घटना चक्र की, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते के बाद इनको लाना है, मतलब पढ़ना स्टार्ट करना है एक हफ्ते के बाद। और जब तक एग्जाम होगा 60 दिन में इन तीनों प्रैक्टिस सेट को 2 बार लगाना है, 2 टाइम्स, 2 बार लगाना है। एक बार भी चूके तो गारंटी आपकी। मैं जो बता रहा हूँ इस तरह से कर लोगे, कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा वादा है कि आपको कोई बाहर कर ही नहीं सकता। पेट की प्रैक्टिस सेट हो गया, इंग्लिश की वोकैब वगैरह याद कर लेना, और जो कि हमें लगता है इंग्लिश के लिए तैयार हो जाएगा, इंग्लिश और रीजनिंग, ये दोनों भाई बहन को हम साथ में ही रखेंगे, ये प्रैक्टिस सेट से ही तैयार हो जाएंगे। और ज़्यादा होगा तो रीजनिंग के कुछ टॉपिक जैसे कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, और क्या हो गया, एज वाले क्वेश्चंस हो गए, इनको मैं करा दूंगा, समय रहते हुए करा दूंगा, तो वहाँ से कर लेना। अदरवाइज यहाँ से आप मिल जाएंगे, या फिर कहीं से भी कर लेना, आपकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन पढ़ते रहना है इनको भी, हफ्ते में चाहे एक बार ही पढ़ो, लेकिन इनको पढ़ते रहना है। फिर क्या करना है, मैथ में क्या करना है, 15 दिन में आप अर्थमेटिक को प्रत्येक चैप्टर, जो भी हमने चैप्टर बताया, इनको 15 दिन में आप इनका लगभग 50-50 क्वेश्चन तो लगा ही लो। तो मैथ के बारे में बात करते हैं। मैथ में अर्थमेटिक जो 5 नंबर का है, अर्थमेटिक अंकगणित, ये 5 नंबर वाला, इनको क्या करना है, 15 दिन में समाप्त करना है। 15 दिन में पहले पढ़ लेना है, पढ़ना है 15 दिन में, ठीक। और फिर 15 कौन से 7 चैप्टर हैं, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, आधा घंटा का समय है। प्रतिशतता में आपको समय लग जाएगा, टाइप ऑफ वेरिएशंस क्वेश्चंस, और ये साधारण अंकगणितीय समीकरण में आपको लग जाएगा समय, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक और औसत।
बस इतने 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर को 2 दिन में एक पढ़ेंगे तो 15 दिन पर्याप्त है। लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रत्येक चैप्टर से आप 100 क्वेश्चन अगर लगा लेंगे तो रामबाण हो जाएगा। मैथ में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। मैथ जो कि आपको सिलेक्ट कराएगा, मैथ ही सिलेक्ट कराएगा। ये मैथ बाबा इनको मत छोड़ना। अर्थमेटिक 15 दिन में कंप्लीट करना है। बाकी जो आप पढ़ेंगे जैसे औसत पढ़ ले जाएंगे, इसमें प्रतिशतता पढ़ ले जाएंगे और औसत प्रतिशतता मिला के आपका डीआई में आपका काम आ जाएगा। 15 दिन ही मैथ आपको खाली पढ़ना है, बाकी प्रैक्टिस तो आपको करते रहना है प्रैक्टिस सेट में। फिर आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए जो लास्ट है करंट अफेयर्स 10 नंबर का आता है, 10 प्रश्न आते हैं और इन 10 प्रश्नों को पढ़ने के लिए कहाँ से कब तक पढ़ें, सबसे बड़ा प्रश्न ये। तो हम पढ़ेंगे कहाँ से, हम जनवरी 2023 से और सितंबर 2023 तक। इससे ज़्यादा आएगा तो भी नहीं मतलब है, कम आएगा तो हो ही जाएगा। तो इतना हमें पढ़ना है। इसके लिए 3 बुक्स चाहिए हमें। कौन कौन सी बुक्स चाहिए, एक आपको एडुटेरिया आपके पास होनी चाहिए। दूसरी ई दृष्टि नवत्र रिमाइंडर के नाम से आती है बुक। मैं आपको दिखाऊं कौन सी है, ये वाली है शायद, हाँ यही है, रिमाइंडर के नाम से आती है ये वाली बुक। तो इसको पढ़ना है, ई दृष्टि नवत्र। और तीसरी यूपी स्पेशल, जिस तथ्य सार के नाम से आती है, तथ्य सार यूपी करंट अफेयर्स। इनको आपको कम से कम 2 बार रिवाइज करना है, फिर जिनका देखो जीएस कमज़ोर है, उनके लिए मैं क्या बताऊं, उनके लिए मैं बता रहा हूं 2 चीज़ कर लें। जीएस कमज़ोर है, एक क्या कर लें तो जीएस वाले, जिनका जीएस कमज़ोर है वो क्या कर लें, जीएस वाले देखो यहाँ पे 2 बुक आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक घटना चक्र ले आइए आप, यूपी SSSC के लगभग 70-80 एग्ज़ाम्स कराए गए हैं, उनका प्रीवियस ईयर है। तो इसको कहते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, PYQ यूपी SSSC का घटना चक्र। दूसरी कौन सी बुक ले आए हैं, दूसरी बुक ले आए आप घटना चक्र की SSC की GS घटना चक्र। इसके अलावा आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके नंबर 80 से ज़्यादा ही रहेंगे। ये घटना चक्र यूपी SSSC ये लगभग 300-400 की रहेगी और ये 500-550 की ये SSC घटना चक्र की रहेगी। इसको ले आइए, इतना रणनीति बना के आप और डे टू डे पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। कहीं भी आप पढ़े लिखे हैं और कई बार एग्ज़ाम भी दे चुके हैं तो आपको नए सिरे से कहीं नहीं फंसना है। 2 महीने में आपको कोई भी एक सब्जेक्ट का भी सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाएगा कोई भी 2 महीने में। इतना आप ध्यान रखिएगा, मेरी बात मानिएगा। पैसा आपको कहीं भी फंसाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन बैच में कहीं भी नहीं फंसाने की ज़रूरत। हाँ, अगर कोई रिवीजन करा रहा है, फास्ट ट्रैक रिवीजन करा रहा है तो वहाँ ज्वाइन करना, या टेस्ट सीरीज करा रहा है तो वहाँ ज्वाइन करना। बाकी कोर्स मत खरीदना, कोर्स खरीदने में आप फंस जाओगे बेटा, और फंसोगे तब क्या जाएगा, फंसेंगे तब क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। आपको एक अनुभव आएगा कि अरे 2024 में देखा जाएगा, 23 वाला तो निकल ही गया। इतना मेहनत आप कर लीजिए, गारंटी है आप 2024 में एक अच्छी सी जॉब के मालिक होंगे। और फिर मिलते हैं हम आपसे। तो इसी के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।